हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। डॉक्टर अमृता, क्वेश्चन। हेलो। कौन है कौन है बोलो। कौन है? अच्छा। कोई भी शो नहीं हो रहा। आप बोल सकते हो, भी दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, आप लोग कल का जो टॉपिक था उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो सर से पूछ लीजिएगा, फिर सर का यानी कि लेक्चर स्टार्ट होगा। आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, कल के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेश्चन हो। वेरी गुड इवनिंग, बताइए। सभी लोग लगातार तैयारी में लगे हुए हैं 29 तारीख की। डॉक्टर वीरेंद्र। जी सर। गुड हाँ, इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आपके क्वेश्चन है तो पूछिए सर से। सर मैं अभी क्लास लिया था नहीं कल की। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। डॉक्टर वंदना। सर फार्मा में कैसे क्या क्वेश्चन हो सकते हैं सर इंटरव्यू में? फार्मा का भैया आज तो नहीं हो पाया, कल करेंगे फार्मा का। सर ब्रीफ में सर मतलब क्या सर इम्पोर्टेंट रहेगा नहीं उसमें? नहीं, अभी तो फार्मा में जी सर। पहली बात तो इंडिजिनस ड्रग्स के बारे में आइडिया रखिएगा। जी सर, जैसे ये हल्दी वगैरह सर। हाँ, इंडिजिनस जितनी भी है बिल्कुल सही है। तो रूरल एरिया में, रूरल कंडीशन में कौन कौन सी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपने यहाँ का। मेगा का केस था, कीड़े पड़े हुए थे। तो मैं जब गांव में गया तो हमको बताया सीताफल की पत्ती कस्टर्ड एप्पल, ये आज से 40 साल पहले की बात है। सीताफल की पत्ती को और 3-4 दिन के बाद कीड़े तो मर गए, हीलिंग भी हो गई। मतलब हीलिंग स्टार्ट। कहने का मतलब ये है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बहुत सारी अवेलेबल है और वो लुप्त होती जा रही है और हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। हल्दी सबको पता है, ऑलरेडी पेटेंटेड है। तो पहली बात तो इन द रूरल कंडीशन हाउ चीपेस्ट मेडिकेशन कैन बी डन, वो हरदम ध्यान में रखना है। स्पेशली लो ईटिंग एनिमल विद द फार्मर्स। बाकी आपका जहाँ बड़ा डेयरी फार्म आपका टेक्नोलॉजी अलग हो जाएगी। तो इन सब चीजों के बारे में दूसरा एज ए टेक्निकल फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी आना चाहिए आपको मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत, क्या रोल कर रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि फार्माकोलॉजी में डिटेल लेक्चर आपको फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स
इतना डिटेल लेक्चर लेने का टाइम नहीं है। नहीं मतलब सर ऊपर से सर ब्रीफ में मतलब जो सर इम्पोर्टेंट मतलब फील्ड ओरिएंटेड जो इम्पोर्टेंट लगे थोड़ा सा। अब फिर अब आप पहले आप वाला काम कर लें, जी 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 है ना? बदरिया जी, जी सर। हाँ भैया, अपना लेक्चर कब तक, क्योंकि आज तो तारीख हो गई है 23, जी जी सर। है ना? जी कितना, एक लेक्चर, दो लेक्चर क्या बचे हुए हैं अपने? सर 2 और कर सकते हैं सर। क्योंकि आज 23 हो गई है जी जी जी। और 24-25 बाकी 29 से तो लोगों का इंटरव्यू शुरू है, जी सर सर सर। तो सब अपनी अपनी इंडिविजुअल तैयारी में लग जाएंगे, जी सर। है ना? जी वैसे भी कैंडिडेट तो आपके कम ही है, हाँ बहुत ही कम है। ठीक है ना? जी तो मजा नहीं आती है। बताइए, और चलिए, 2 लेक्चर रहेगा, 2 लेक्चर में आपको आएगी कैसे, और एक लेक्चर में घर का आएगी और लेक्चर बचेगा। सर सर। बाकी क्वेश्चन में और थोड़ा, क्योंकि आज के हिसाब में तैयारी किया उसकी चर्चा पर करें तो अच्छा रहेगा। जी सर। कल जो क्वेश्चन रैक किया था किसी ने, हाँ वंदना। ब्रेडिंग के बारे में, ब्रेडिंग के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेडिंग का ओवरऑल हम सब देखते हैं, ब्रेडिंग सब्जेक्ट का मतलब क्या है, एनिमल ब्रीडिंग का रोल क्या है फार्म में, और फील्ड तो मेन रिलेटेड है ब्रीड डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ ब्रीड, कंजर्वेशन ऑफ ब्रीड। सबके लिए अपन लोग पूरी एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं सबका मेन एम है बेसिक कॉन्सेप्ट और अप्लाइड कॉन्सेप्ट, दोनों के लिए मेन है कि हमको ब्रीड डेवलपमेंट में काम करना है और उसके लिए पूरा सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं। तो ब्रीड डेवलपमेंट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आएगा, डिफरेंट कैरेक्टर्स। कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिनको हम लेंगे और जिनके बेसिस में एनिमल का सिलेक्शन होगा और हम ब्रीड डिसाइड कर पाएंगे। तो अब चाहे अभी आप लोग क्या कहानी सुनते हैं, कुछ नोट भी करते हैं? हेलो वंदना देवी जी सर। केवल सुन लेते होंगे फिर भूल जाएंगे। नहीं सर, लिखते भी हैं। थोड़ा नोट कीजिए, हमारी ख्याल से स्पीड तो हमारी रिकॉर्डेड कर लेते हैं इनके ग्रुप में, उसमें डाल लेते हैं ऐप पर सर, ये लोग रिवीजन भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। जी सर। रिकॉर्ड कीजिए, डालिए, हाँ ठीक है ना? तो पहला हमारा पॉइंट रहेगा कितने कौन कौन से ट्रेड यूज करेंगे फॉर सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना? मेनली हेरिटेबिलिटी को, कल का जो पॉइंट था, क्वेश्चन था हेरिटेबिलिटी के बारे में, रिपीटेबिलिटी के बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। जितना सिलेक्शन इंडेक्स है, सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स है, सिलेक्शन ऑफ प्रोजनी है और ब्रीड डेवलपमेंट, इनका सिलेक्शन करने के लिए हमको कैरेक्टर चाहिए एनिमल के, और वो कैरेक्टर के बेस में ही हम पैरामीटर लेके आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा हमारी जनरल आइडिया रहेगी सबके लिए, डिफरेंट कैरेक्टर्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द ऑब्जर्वेशन ट्रेड्स। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन ट्रेड क्या क्या होंगे, आपको आना चाहिए। आपसे पूछ लिया गया व्हाट आर डिफरेंट प्रोडक्शन ट्रेड्स, एग्जांपल दीजिए। तो जितने भी ट्रेड हैं रिलेटेड विद yield of the animals, output of the animals, production related जितने भी traits हैं, for example, dairy animals में milk yield, growing animal में meat yield, poultry में egg production, sheep में wool yield। एक प्रकार से ये प्रोडक्शन ट्रेड्स हो गए। और जितने भी प्रोडक्शन ट्रेड्स हैं ये अभी हेरिटेबिलिटी पर चर्चा करेंगे, दे आर हाईली अफेक्टेड बाय द हेरिटेबिलिटी। दूसरे रिप्रोडक्शन ट्रेड्स कौन कौन से लेंगे, ऑल ट्रेड्स रिलेटेड विद द रिप्रोडक्शन। अब उसमें कॉपिंग इंटरवल आ जाएगा, फर्टिलिटी आ जाएगी, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी में पूरे पैरामीटर, एज एट फर्स्ट कॉपिंग, कंजप्शन रेट, नंबर ऑफ सर्विस पर कंजप्शन, तो जितने भी पैरामीटर है रिलेटेड विद द रिप्रोडक्शन वो सभी आ जाएंगे रिप्रोडक्टिव ट्रेड में। और जितने भी रिप्रोडक्टिव ट्रेड्स हैं दे आर वेरी ग्लोबली हेरिटेबल, उसका थोड़ा चर्चा अपन बाद में करेंगे। थर्ड है ग्रोथ ट्रेड, जितने भी पैरामीटर है रिलेटेड विद द ग्रोथ, चाहे
different weight in different age, feeding weight, body weight, growth rate, birth weight, ये सब पैरामीटर आ जाएंगे ग्रोथ से। उसके अलावा क्वालिटी ट्रेड्स, कौन कौन से पैरामीटर हैं जो कि प्रोडक्ट क्वालिटी में इफेक्ट करते हैं, जैसे परसेंट ऑफ मिल्क फैट, परसेंट ऑफ प्रोटीन और परसेंट ऑफ मीट क्वालिटी, वूल फाइबर क्वालिटी, ये सब पैरामीटर जो आएंगे वो आएंगे क्वालिटी ट्रेड्स। इसके अलावा हेल्थ एंड फिटनेस पैरामीटर्स रिलेटेड विद डिसीज रेजिस्टेंस, सर्वाइवलिटी ऑफ द एनिमल, हीट टॉलरेंस ऑफ द एनिमल। सिक्स्थ हो जाएगा मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स, मॉर्फोलॉजी मींस बॉडी साइज, बॉडी शेप, अडर कंफर्मेशन, लेग एंड हूफ स्ट्रक्चर, ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाई यील्डिंग एनिमल्स। और लास्ट सेवंथ हो जाएगा बिहेवियरल ट्रेड्स, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एनिमल, और मोस्टली इसमें एनिमल डोसाइल है, व्हाट इज द टेम्परामेंट, ये सब पैरामीटर जो काउंट हो जाएंगे और भी, तो ये 7 प्रकार के ट्रेड डिवाइड किए गए हैं। एंड these traits they are mainly categorized in three parts. पहला प्रोडक्शन ट्रेड, दूसरा रिप्रोडक्शन ट्रेड, और तीसरे आएंगे मीडियम टाइप में, ग्रोथ टाइप में, ये रिपीटेबिलिटी में काम आएंगे। तो आगे जब अपन रिपीटेबिलिटी की बात करेंगे, हेरिटेबिलिटी की बात करेंगे, ये सब पैरामीटर आपको आना चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्शन ट्रेड्स है, रिप्रोडक्शन ट्रेड्स है, ग्रोथ ट्रेड्स है, क्वालिटी ट्रेड्स है, हेल्थ ट्रेड्स है, मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स है, बिहेवियरल ट्रेड्स है। तो अगर इन सब की आपको आइडिया है तो आगे डाउट नहीं है। अब इम्पोर्टेंट है कल जो रेज किया था पॉइंट, हेरिटेबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी है क्या? Certainly, heritability is directly related with the genetic potential of the animal. पर इसको बोलते कैसे हैं, क्या कहेंगे हेरिटेबिलिटी को? इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। प्रोपोर्शन ऑफ फेनोटाइपिक वेरिएशन एट्रिब्यूटेड टू जेनेटिक वेरिएशन, मतलब दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फेनोटाइपिक वेरिएशन मतलब जितने करेक्टर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रोडक्शन ट्रेड्स, क्वालिटी ट्रेड्स, ये सब आ जाएंगे फेनोटाइपिक वेरिएशन में। और जेनेटिक वेरिएशन रिलेटेड विद द जीन जेनेटिक पोटेंशियल, इनमें क्या रिलेशन है? दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ फेनोटाइपिक वेरिएशन एट्रिब्यूटेबल टू जेनेटिक वेरिएशन। और हेरिटेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस और फेनोटाइपिक वेरिएंस। तो दो पॉइंट अगर आप याद रखिए, कल चर्चा किया था जेनेटिक वेरिएंस, वेरिएशन among the genes in a particular population. Additive means different genes they have additive effect, additional effect, उनका कंपैरिजन करेंगे। तो हेरिटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है for the selection index or decision of the breed development. अगर आपने हेरिटेबिलिटी निकाल लिया है, अब उसके फार्मूला वगैरह डिटेल तो आपने पढ़ा हुआ है, तो उसके एडवांटेज क्या है, हेरिटेबिलिटी क्यों निकालना चाहिए? सिलेक्शन ऑफ द एनिमल्स इन द फार्म, जहाँ लार्ज पॉपुलेशन है, आपको एनिमल सेलेक्ट करना है फॉर द पर्पज ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रीड, तो सबसे इंपॉर्टेंट है you must know the heritability. So to predict the response to selection, selection के लिए जरूरी है करेक्ट सिलेक्शन मेथड कौन सी आप लेंगे, हेरिटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा है टू एस्टिमेट द जेनेटिक गेन ऑफ द एनिमल, ये हेरिटेबिलिटी से पता लगेगा। उसके अलावा व्हाट इज द वेरिएशन बिटवीन जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट, ये भी हेरिटेबिलिटी से पता लग जाएगा। और इन सब के बेसिस में, हेरिटेबिलिटी के बेसिस में आप ब्रीडिंग प्लान डिसाइड कर सकते हैं। और दिस विल हेल्प अ लॉट, दिस विल हेल्प द शेप ऑफ दिस कॉस्ट फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ ब्रीड डेवलपमेंट। हेरिटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट
और हेरिटेबिलिटी निकालने का पैरामीटर दिया हुआ है, आपसे कोई फार्मूला नहीं पूछेगा, बट हेरिटेबिलिटी सर्टेनली रिलेटेड विद द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ द एनिमल। अब इसके अलावा रिपीटेबिलिटी, नाम से ही पता है रिपीटेबिलिटी, कोई भी पैरामीटर सब्सिक्वेंट पॉपुलेशन में कितने बार सिमिलर टाइप का रिजल्ट दे रहा है, दैट इज कॉल्ड रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी, इट इज अ कोरिलेशन बिटवीन रिपीटेड रिकॉर्ड्स ऑफ द सेम ट्रेड। मिल्क प्रोडक्शन का डाटा आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सेम डाटा आपको उसी प्रकार का डेटा कितने बार रिपीटिशन सिमिलर टाइप का डेटा आप रिकॉर्ड कर पा रहे हैं इन डिफरेंट इंटरवल्स, मतलब उस एनिमल की रिपीटेबिलिटी इज वेरी गुड। आपकी गाय ने 15 लीटर दूध दिया और अगले काबिंग के बाद जो बच्चा है उसकी प्रोडक्शन पोटेंशियल कम हो गया, या कि इसी एनिमल का नेक्स्ट काबिंग के बाद प्रोडक्शन काफी कम हो गया, तो रिपीटेबिलिटी इज वेरी पुअर। तो रिपीटेबिलिटी, हेरिटेबिलिटी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द सिलेक्शन ऑफ एनिमल और ब्रीड डेवलपमेंट। अब एक पॉइंट आता है, कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनकी रिपीटेबिलिटी इज वेरी हाई और रिपीटेबिलिटी इज वेरी लो, हेरिटेबिलिटी इज वेरी हाई और हेरिटेबिलिटी इज वेरी लो। हेरिटेबिलिटी वेरी हाई का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोडक्शन पोटेंशियल, आपने एचएफ से क्रॉस कर दिया लोकल ब्रीड को और मिल्क प्रोडक्शन इमीडिएट बढ़ गया, तो मतलब दिस पैरामीटर इज हाईली हेरिटेबल। गाय 2 kg दूध दे रही है, आपने जर्सी से क्रॉस कर दिया, नेक्स्ट जनरेशन जो आई उसका दूध बढ़ के हो गया 12 kg, मतलब मिल्क प्रोडक्शन रेट इज हाईली हेरिटेबल। और रिप्रोडक्शन रेट मोस्टली दे आर लो हेरिटेबल। ये 3 टाइप का क्लासिफिकेशन दिया था, अपन ने बनाया है। क्वालिटी ट्रेट्स जितने भी है, क्वालिटी ट्रेट्स मतलब परसेंट प्रोटीन, परसेंट फैट, क्वालिटी मीट, क्वालिटी फाइबर, दे आर हाईली रिपीटेबल और हाईली हेरिटेबल दोनों। ये ध्यान रखिएगा, आपसे निश्चित तौर पर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो व्हाट इज हेरिटेबिलिटी, व्हाट इज रिपीटेबिलिटी और कौन कौन सी ट्रेट की रिपीटेबिलिटी कितनी है और हेरिटेबिलिटी कितनी है। नॉर्मली 0.4 से ऊपर जो है हाईली रिपीटेबल, हाईली हेरिटेबल, तो जितने क्वालिटी ट्रेट्स हैं दे आर हाईली हेरिटेबल एज वेल एज हाईली रिपीटेबल। रिपीटेबिलिटी इज वेरी हाई। उसी प्रकार प्रोडक्शन ट्रेट दे आर मीडियम हेरिटेबल एंड मीडियम रिपीटेबिलिटी भी है उनकी। और जो रिप्रोडक्शन ट्रेट्स है, 5-6 ट्रेट आपको बताया है, तो जितने भी रिप्रोडक्शन ट्रेट है उनकी हेरिटेबिलिटी इज वेरी वेरी लो और रिपीटेबिलिटी इज आल्सो वेरी लो। मतलब किसी एनिमल में अगर आपको रिप्रोडक्शन पैरामीटर में चेंज करना है, इसका इफेक्ट स्लो मिलेगा और लॉन्ग रन में मिलेगा। आपको मिल्क यील्ड किसी एनिमल का चेंज करना है, यू कैन गेट रिजल्ट वेरी सून। The heritability is very high for production trait, but very poor for the reproduction trait. तो ये बेसिक पॉइंट अगर याद करिएगा तो बाकी आप रिप्लाई देने में दिक्कत नहीं होगी। So growth and quality traits, they are highly heritable. Production traits, medium heritable. Reproduction traits, low heritable. Means heritability is very high for growth and quality traits. Heritability is low, medium for the production traits, and very low or low for the reproduction traits. Normally heritability, repeatability का ट्रेंड वही है दोनों में, तो आप इसके बेसिस पे पूरा लेक्चर दे सकते हैं। Now regarding method of selection, selection किस लिए कर रहे हैं अपन? For new breed, development of breed or selection of very high yielding animals, good quality animals based on their character, maybe for production or maybe for efficiency or for the disease or for the health parameters. उन selection करने के लिए
आपकी मेथड क्या है, कल हमने चर्चा किया था। एक तो मास सिलेक्शन मेथड है, दूसरा प्रोजेनी सिलेक्शन मेथड है, तीसरा फैमिली सिलेक्शन मेथड है और चौथा टेंडम सिलेक्शन मेथड है। तो मास सिलेक्शन आपके पास among the large population of animals you have to select best one on the basis of various parameters, observation parameters. सपोज कीजिए मिल्क इज द पैरामीटर, तो पूरे हार्ड में आपको किस एनिमल का बेस्ट प्रोडक्शन मिल रहा है आपने उसके बेस पे ले लिया, दैट इज मास। among the mass you have selected best। उसी प्रकार फैमिली के बेस में क्या परफॉर्मेंस किसका अच्छा मिल रहा है, दैट इज फैमिली सिलेक्शन। और इसी प्रकार से टेंडम सिलेक्शन एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर ट्रेट, पर्टिकुलर पैरामीटर के बेस पर करते हैं सिलेक्शन, दैट इज टेंडम सिलेक्शन। और जो बेस्ट हमने बताया था प्रोजेनी सिलेक्शन, क्योंकि प्रोजेनी में अगर रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो दैट विल गिव एक्सीलेंट रिजल्ट इन फ्यूचर। दूसरा हमने इनके बद्रियानी की पूरी नोट्स देखी हुई है, तो दे आर वेरी गुड। आप लोग पूरा एक बार दो बार पढ़िए अच्छे से, काफी कुछ उसमें क्वेश्चंस आंसर्स दिए हुए हैं एंड वेरी डीप फिटिंग रिप्लाई। यहाँ अच्छी चर्चा नहीं हो पाती है तो हम प्रयास कर रहे हैं जो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जिससे आप इंटरव्यू में आराम से बोलने रिप्लाई दें। तो 4 मेथड हो गई सिलेक्शन की, ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन किस लिए कर रहे हैं, सिलेक्शन में भी फॉर दी हाई यील्डिंग एनिमल, मे बी फॉर दी बेस्ट बॉडी वेट ग्रोथ ऑफ द एनिमल, मे बी फॉर दी बेटर प्रोडक्शन इन केस ऑफ पोल्ट्री एग प्रोडक्शन, और फॉर दी मीट प्रोडक्शन, और फॉर दी वूल प्रोडक्शन। तो आपको इन सब के लिए सिलेक्शन करना पड़ेगा और सिलेक्शन करने के लिए आपको सिलेक्शन मेथड अपनानी पड़ेगी और सिलेक्शन इंडेक्स भी लेना पड़ेगा, सिलेक्शन इंडेक्स बनाना पड़ेगा डिफरेंट पैरामीटर के बेस पे। अब सिलेक्शन इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स आपने एक पैरामीटर के बेस में कोई चीज सिलेक्ट किया है, 10 पैरामीटर हो गए हैं तो आपको 10 बार एनालिसिस करना पड़ेगा, 10 बार कंपेयर करना पड़ेगा और हो सकता है कि आप सही कंक्लूजन में ना पहुंचे। और सिलेक्शन इंडेक्स, इंडेक्स मींस many parameters have been combined
सा आता है, छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाए। अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी सर, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी सर। आना चाहिए। फंक्शन क्या है? डीएनए का फंक्शन क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड स्टोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, स्टोर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। उसका काम क्या है? डीएनए का कंप्लीट कंट्रोल ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन। एक तो डीएनए हो गया, न्यूक्लियस के अंदर है। दूसरा आरएनए हो गया, मोस्टली साइटोप्लाज्म। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, सिंपल है। तो डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, और आरएनए के साथ में कई आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, में मोटे मोटे 3-4 हो गए। इन सबका इंपॉर्टेंट रोल है, सबका फंक्शन आना चाहिए। डीएनए का फंक्शन क्या है? राइबोसोम का फंक्शन क्या है? राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन क्या है? राइबोसोमल आरएनए एक्सीलेंट साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए का फंक्शन क्या है? ऑलरेडी नाम से पता है। मैसेंजर आरएनए takes message from the DNA and transfer to the ट्रांसफर आरएनए कि कौन से अमीनो एसिड की आवश्यकता है किस टाइम पे, और वो अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट होकर जाएगा थ्रू ट्रांसफर आरएनए और प्रोटीन लिंकेज में काम करेगा फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो थोड़ा सा नॉलेज क्लियर रहे कि सेल साइट, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है और न्यूक्लियोलस है, और डीएनए के बाद फिर राइबोसोम हो गए, और राइबोसोम डिफरेंट टाइप ऑफ राइबोसोम। इन सब का पूरा काम है बॉडी के अंदर, बॉडी डेवलपमेंट एंड प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम आते हैं एक्सटेंशन के बारे में।
इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट, पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट। आप जाएंगे, किसी एक फार्मर को लेंगे, उसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, नो डाउट अच्छा है, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट, ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसके माइंड में, पर उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। कारण क्या है, वो आपकी बात तो सुन लेगा पर उसको विश्वास कौन दिलाएगा। इसलिए जो बेस्ट मेथड डेवलप की गई है, बेस्ट मेथड पाई गई है, दैट इज मास एजुकेशन प्रोग्राम, ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड। और इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन और वेरियस ग्रुप टीचिंग मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, फ्री ट्रायल मेथड। तो अगर ग्रुप में करेंगे तो ग्रुप में क्या होता है, एक आदमी अगर समझ लिया तो दूसरों को समझाएगा और फार्मर एक दूसरे के ऊपर विश्वास अधिक करता है। तो डिफरेंट एक्सटेंशन एजुकेशन मेथड में सबसे पहली बात तो इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड, दूसरी है ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड्स। आप ग्रुप में काम करेंगे, ग्रुप के बीच में काम करेंगे। पहली बात तो एक टाइम विल बी सेव, दूसरी बात टेक्नोलॉजी कैन बी ट्रांसफर्ड among many people within a limited time, और third point that will be highly effective। तो इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड कोई बात नहीं, अच्छी है, पर उतना टाइम नहीं कि आप हर एक बंदे के पास जाके, हर एक फार्मर के पास जाके टेक्नोलॉजी को समझाएं और टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें। तो उसके लिए बेस्ट है ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड, और इनके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन की मेथड सबसे अच्छी है। और इसके अलावा जो जितनी भी ग्रुप मेथड है, चाहे ग्रुप्स की मीटिंग हो, चाहे फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, चाहे स्टडी टूर हो, ये सब अडॉप्ट करेंगे तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना बिकम्स वेरी इजी। और तीसरा है रिगार्डिंग अवेयरनेस। पब्लिक के बीच में अवेयरनेस करना बहुत बड़ी बात है, और मास अवेयरनेस करने के लिए, पब्लिक अवेयरनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है मास कॉन्टेक्ट मेथड। मास कॉन्टेक्ट, आप बैठे बैठे मोदी जी बैठे बैठे मन की बात बोल दिए, पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में चली गई, तो इट इज ए ग्रेट अवेयरनेस among the large number of people। तो आपको मैक्सिमम अवेयरनेस डेवलप करना है पब्लिक के बीच में, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है मास कॉन्टेक्ट मेथड, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, और जितने भी सोशल मीडिया सब कुछ ले लिया। तो तीन इंपॉर्टेंट मेथड है और एक्सटेंशन वर्क आपको बताया, पहली इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड, दूसरा ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड, और तीसरा मास कॉन्टेक्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट हो गया इंडिविजुअल वन मैन, ग्रुप मैनी पीपल, मास कंप्लीट नेशन हो गया। तो तीन टाइप की टेक्नोलॉजी है, और सर्टेनली फॉर अवेयरनेस बेस्ट इज मास कॉन्टेक्ट मेथड। अब एक पॉइंट और आपको आएगा कि किस पर्पस के लिए कौन सी मेथड बेस्ट है। अगर आपसे पूछा जाए अवेयरनेस करना है किसी के बारे में, किसी साइंस के बारे में, तो कौन सी मेथड बेस्ट रहेगी? दैट इज मास अवेयरनेस प्रोग्राम, मास मेथड। अवेयरनेस डेवलप करना है, उसके लिए बेस्ट एक्सटेंशन एजुकेशन मेथड है, दैट इज मास अवेयरनेस प्रोग्राम, मास मेथड। अगर स्किल डेवलपमेंट किसी के बारे में करना है पब्लिक के बीच में, स्किल डेवलपमेंट करना है, तो आपके भाषण देने से काम नहीं चलने वाला है, लेक्चर देने से, अवेयरनेस प्रोग्राम हाउ, बट हाउ स्किल डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। स्किल डेवलपमेंट के लिए बेस्ट मेथडोलॉजी है डेमोन्स्ट्रेशन। आपको कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तब वो जल्दी समझ में आएगा। एडॉप्शन करने के लिए टेक्नोलॉजी हमको एडॉप्ट करना है, तो उसके लिए
पेंटिंग कर दिया, एक पार्ट हो गया कि आपने रिसर्च टेक्नोलॉजी डेवलप की। अब वो टेक्नोलॉजी कहाँ आएगी? आपको एज ए एक्सपर्ट उस टेक्नोलॉजी को लेके फार्मर के बीच में जाना है, एडॉप्शन करवाना है, तो दैट इज कॉल्ड ए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। पहला, जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया आपने, वेरी गुड। डिसेमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद एडॉप्शन, और उसके बाद बाकी का फीडबैक। तो ये 4 पॉइंट रहेंगे, चारों पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए, और तब जाके आपको कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो पाएगा among the people, among the farmers. Stages of adoption of technology, किसी टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना है तो कौन कौन सी डिफरेंट स्टेजेज हैं। ऐसा नहीं है कि आपने टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया है तो तुरंत फार्मर एडॉप्ट कर लेगा, तेजी नहीं। यूरिया एमोनिएशन ऑफ द हीट स्ट्रा आज से 30 साल पहले वर्क हो गया था, अच्छा वर्क हुआ था, और अभी भी फार्मर लोग अच्छे से एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने के लिए काफी टाइम लगता है, काफी मेहनत लगती है। AIDTAC 6 वर्ड रहेंगे। ए का मतलब अवेयरनेस, आई का मतलब इंटरेस्ट, ई का मतलब इवेल्युएशन, टी का मतलब ट्रायल, ए का मतलब एडॉप्शन, और सी का मतलब कंफर्मेशन। ए अवेयरनेस, किसी भी टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करवाने के पहले आपका काम रहेगा फार्मर के बीच में उसके बारे में अवेयरनेस डेवलप करना। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी फार्मर कोई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट नहीं करेगा। जब आप उसको अवेयरनेस लाएंगे, उसके मन में जिज्ञासा पैदा करेंगे, तो जब उसके बारे में टेक्नोलॉजी के बारे में जानेगा, सुनेगा, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में, तब उसके मन में जिज्ञासा डेवलप होगी, मतलब उसको इंटरेस्ट डेवलप होगा। आपने अवेयरनेस पैदा किया तो उसके मन में इंटरेस्ट आ गया। अब उसके बाद उसके मन में लगेगा कि हम इस टेक्नोलॉजी को देखें, ये इसमें है कि, तो थर्ड वर्ड क्या लगेगा? इवेल्युएशन। मतलब उसको इवेल्युएट हमको करना नहीं, हमको टेस्ट करना है, अक्सर हम बिना देखे इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन करने के लिए क्या करेगा? कोई ना कोई ट्रायल करेगा, तो चौथा वर्ड होगा ट्रायल। और जब उसने ट्रायल कर लिया है और उसको अच्छा लग गया कि दिस इज वेरी गुड टेक्नोलॉजी, तब उसको एडॉप्शन भी करेगा। तो 5वां वर्ड आ गया एडॉप्शन। और जब एडॉप्शन कर लिया है, अब वो 2 बार 3 बार रिपीट करने के बाद अच्छे से पाया कि दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड, तो उसको कंफर्मेशन कर दिया है। तो इस तरह से आपको टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने के लिए जो स्टेप ये 5 वर्ड याद रखिए, 6 वर्ड याद रखिए, और इसके बेसिस में आप तुरंत बताइए व्हाट आर डिफरेंट स्टेजेस, हाउ वी कैन गो फॉर एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब सबसे बड़ी बात है कि अपने देश में इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, और उस टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन पूरा क्यों है? कारण क्या है? और एडॉप्शन में टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कैसे अच्छा हो सकता है, और कारण क्या है टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन नहीं हो रहा है? तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अगर आपको ध्यान में रहेंगे तो अच्छी बात है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जो न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं उसको एडॉप्ट करने के लिए कौन कौन से
फायदा होने वाला नहीं है। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर है उनका अधिक असर पड़ता है फार्मर के ऊपर। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा इसका टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर बाद, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन का क्या रोल यहाँ पर है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में कितने अच्छे से अवेयरनेस डेवलप की जा रही है, कितना कम्युनिकेशन उसके बारे में है वर्ल्ड में, उसका ही फर्क पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल क्या है, इंस्टीट्यूट क्या काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है उसके बारे में, कितनी सब्सिडी मिल रही है, क्या हेल्प मिल रही है, डॉक्टर का क्या रोल। इसी प्रकार साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, ये कई फैक्टर हैं जो कि कुल मिला के टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने में अपना असर डालते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो दो फैक्टर हो गए, कौन एडॉप्ट करने वाला, दैट इज फार्मर, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेक्नोलॉजी कैसी है, कितनी अच्छी है, कितनी इकोनॉमिकल है, कितनी प्रैक्टिकल होगी। ये दो मेन फैक्टर है जो कि टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में अपना रोल अदा करते हैं। और इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट, और फिर बाकी आजकल तो हम सब लोग पिग फार्मिंग करना शुरू कर दिए हैं। एक समय में पिग फार्मिंग करना फॉर अपर कास्ट सो कॉल्ड आज की तारीख में संभव नहीं था। तो ये सब सोशल फैक्टर कितना काम करते हैं किस टेक्नोलॉजी से, तो ये सब फैक्टर अगर आपको ध्यान में है, इन सब फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा और दे विल ऑल हेल्प फॉर द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। उनको अगर कहीं डेफिशिएंसी है तो पूरा करना पड़ेगा। इसके अलावा आजकल सबसे बड़ा रोल आ गया है आईसीटी का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट रोल कर रही है फॉर द एक्सटेंशन एजुकेशन। तो आईसीटी का इंपॉर्टेंट रोल जो है, कैसे आईसीटी एडॉप्ट किया जाता है, यूजिंग डिजिटल टूल, डिवाइसेस, मीडिया, मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, डिफरेंट ऐप्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वीडियो, रेडियो, टीवी, इन सब के द्वारा आईसीटी का इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है। और आईसीटी का एक्सटेंशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, पूरा रोल आईसीटी का ही आएगा मैक्सिमम आज की तारीख में। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, पब्लिक के बीच में इंफॉर्मेशन देना है, सेकेंडली बेस्ट तरीका है। आजकल व्हाट्सएप मैसेज चला गया, इंफॉर्मेशन मिल गई। फार्मर ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, कोई नई टेक्नोलॉजी है, जब तक फार्मर को ट्रेनिंग नहीं देंगे उसका अडॉप्शन पूरा रहेगा। डिसीज सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग, आज डिसीज कोई रिपोर्ट हुई है तुरंत उसके बारे में रिपोर्ट किया जाएगा, हर आदमी में अवेयरनेस आ जाएगा। जैसे आजकल लंपी फिर से शुरू हुई है, तो अगर पब्लिक अवेयर है तो सर्टेनली मॉर्टेलिटी कम हो जाएगी। उसके लिए डिफरेंट ऐप्स बने हुए हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ एडवाइजरी, टेलीवेटनरी सर्विसेज, और इन सब के अलावा आईसीटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आज की तारीख में और है, मार्केट। पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो गया है थ्रू आईसीटी फॉर द फार्मर्स। आज मद्रास कितनी कीमत है, दिल्ली में क्या कीमत है पता है, तो अपने प्रोड्यूस को मैक्सिमम प्राइस में सेल कर सकता है। दैट इज द रोल ऑफ आईसीटी। इनोवेशन के बारे में चर्चा की अपन ने। इनोवेशन, एनिमल हस्बेंड्री में इनोवेशन क्या है, कौन कौन सी इनोवेशन इस तक हो पाए हैं, अगर आपसे पूछा जाता है डॉक्टर साहब बताइए एनिमल हस्बेंड्री में इनोवेशन क्या है, इनोवेशन किसको बोलेगा, व्हाट इज इनोवेशन। कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना ही इनोवेशन नहीं है, कोई नई रिसर्च होना ही इनोवेशन नहीं है। आपने कोई नई चीज, कोई किसी पुरानी टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अगर कर दिया है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इनोवेशन। इट मे बी न्यू, इट मे बी रिवाइज्ड, इट मे बी मॉडरेटेड, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी आपने चेंज किया है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इनोवेशन। और दैट टेक्नोलॉजी
should be profitable, should be economical. That is a part of innovation. तो इनोवेशन लाइव स्टॉक में शुरू से हो रहा है और कितने टाइप को आप कैटेगराइज कर सकते हैं अपन। पहली बात तो ब्रीडिंग इनोवेशन सबसे पुराना सिस्टम है। ब्रीडिंग इनोवेशन में एआई, जब से एआई आ गई, मिरेकल, लॉट ऑफ चेंज। इसके अलावा आज की तारीख में कल किसी ने बताया था यूज ऑफ सेक्स आर्टेड सीमेन फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोस्टली फीमेल्स, बिल्कुल सही है। लेटेस्ट इनोवेशन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा ईटीटी, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, दैट इज आल्सो इनोवेशन। इसी प्रकार अगर ब्रीड के बारे में बात करें अपन, ये सब इनोवेशन हो गए। इसके अलावा फीड के बारे में, फीडिंग के बारे में बड़े बड़े इनोवेशन है। आज की तारीख में टीएमआर ने किया, टीएमआर पहले सुनते नहीं थे, टोटल मिक्स राशन, दैट इज पार्ट ऑफ इनोवेशन। पुराने इनोवेशन में साइलेंट प्रोडक्शन, हे प्रोडक्शन, दैट वाज आल्सो इनोवेशन। इनके अलावा बाईपास न्यूट्रिएंट टेक्नोलॉजी, बाईपास फैट, बाईपास स्टार्च, बाईपास कार्बोहाइड्रेट, चिलेटेड मिनरल्स, मतलब इस तरह के पार्ट ऑफ इनोवेशन। ये फीडिंग में हो गया। इसके अलावा एनिमल हेल्थ इनोवेशन, एनिमल हेल्थ में काफी कुछ इनोवेशन है। इसके अलावा हाउसिंग एंड मैनेजमेंट में पहले हम लोग गाय भैंस बांध दिए, उसके बाद काम कर रहा, चाहे आपका हेल्थ सिस्टम है, चाहे हेल्थ टू हेल्थ सिस्टम है, और आजकल जो मस्त कंफर्टेबल के ध्यान में रखते हुए रूरल हाउसिंग सिस्टम हो गया है, दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ इनोवेशन। इसके अलावा आईसीटी एंड डिजिटल इनोवेशन फॉर अवर लाइव स्टॉक एक्सटेंशन एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्स, मोबाइल एप्स फॉर डिसीज, फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेबिनार्स, ट्रेनिंग्स, वीडियोज, ये सब आईसीटी के इनोवेशंस में आ गए। वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, शुरुआत से गोबर गैस प्लांट, और आज की तारीख में ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोडक्शन, वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन, तो दीज आर ऑल डिफरेंट इनोवेशंस। इन सब के अलावा इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन, और इसके अंदर आपका एफपीओ सबसे इंपॉर्टेंट है, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा डिफरेंट कोऑपरेटिव, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इस प्रकार डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेशंस हैज बीन डन एंड दे आर गोइंग ऑन। और इन इनोवेशन के कारण लाइव स्टॉक इंडस्ट्री इज ग्रेजुअली डेवलपिंग एंड डेवलपिंग। अब इनके अलावा हमारी ख्याल से अब आप लोग चर्चा कर लिया है। अब आप लोग जो बताइए उसके बारे में चर्चा करें। हाँ बदरिया जी सर। हाँ, अब पब्लिक के लिए ओपन है जी। पब्लिक चर्चा करें। अपना फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, गायनकोलॉजी और जीके जो भी बचे हुए हैं, 2 लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन कवर करेंगे कल और परसों। हमारी ख्याल से 2 लेक्चर अपने होने 24-25। तो आज तक जितने लेक्चर हुए हैं, मतलब ये 4-5 सब्जेक्ट के लिए अपन कल परसों चर्चा कर रहे हैं। और
पूछिए, वेरी हैप्पी क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो मत चिल्लाने का। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का सर जो आपने 4 कंपोनेंट बताए सर, एक बार फिर से बता दीजिए। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के 4 कंपोनेंट। पहली बात तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है ना। इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी स्टेजेस ऑफ एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी की इनोवेशन में। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में सर जैसे आपने जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन, फीडबैक सर एक और से बताया था आपसे। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, एक तो एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है। हाँ, एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए आपको जो बताया है, कोई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट कैसे होगी, कोई फॉर्मर एडॉप्ट क्यों करेगा, उसके लिए हमने 6 पॉइंट बताए थे। AIDTAC यही है, यही वाला पॉइंट है। सर 4 कंपोनेंट आपने बताया। अच्छा, 4 कंपोनेंट दूसरे वाले
सकते हैं? एडल्ट गोट मान लीजिए आप 30 केजी 40 केजी गोट है, मतलब ये प्लस साइड में आपको बता दिया है कि अगर उसको ज्यादा क्रिएटिन की नहीं मिल रही है तो अगर 100 ग्राम तक खिलाया नहीं तो उसको कंप्लीट रिक्वायरमेंट मिल जाए। अब बहुत बड़ी गोट होगी तो फिर तो आपको बहुत बड़ी गोट है और लैक्टेशन में भी है, उसके 2 बच्चे भी है, तो फिर 150 ग्राम लगेगा। जी सर। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से बताते जाए अपन, आपको एनिमल का बॉडी वेट देखना पड़ेगा, एनिमल का प्रोडक्शन देखना पड़ेगा, प्रेगनेंसी देखना पड़ेगा, किट कितने देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली उसकी फीडिंग भी होगी और किस टाइप का फीड अवेलेबल है, ग्रेजिंग कितनी मिल रही है, कम मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, ये सब फैक्टर कंसीडर करते हुए और आपको सेफ साइड बताया अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप 100 ग्राम उसको कंसेंट्रेट देंगी और ग्रेडिंग पर्याप्त हो रही है, चाहे कम भी है तो सफिशिएंट हो जाएगा। अगर एडल्ट एनिमल के लिए 100 से 150 ग्राम, मतलब इसमें आप जो रिप्लाई देंगी तो एक्सपर्ट कुछ मना नहीं कर पाएगा और गलत भी नहीं बोल पाएगा। बताइए। 25% वाला सर फिर से बता दीजिए। 25% सीरियल्स देंगे, 25% लेग्यूम्स देंगे और सर 25% तोड़ के बताया था आपने। हाँ, हरदम आपको ध्यान रखना है कभी भी डाइट बनाएंगे इट्स टू बी इन परसेंट 100%। 25% सीरियल कर दीजिए, 25% सीरियल बाई प्रोडक्ट, 25% लेग्यूम बाई प्रोडक्ट और 22% ऑयल सीड केक, 2% मिनरल मिक्सचर, 1% साल्ट। ये मोटा मोटा हो गया। और आप जब बनाइए तो ध्यान रखिए 25% में क्या यूज करना है, सीरियल। तो आप 25 में बताइए उनको, सर 15% मेज लेंगे, 10% ज्वार लेंगे और अगर आपको बार्ले भी डालना है तो 15% मेज ले लिया, 5% ज्वार ले लिया, 5% बार्ली ले लिया। इस तरह वैरायटी दिखाने से लगेगा कि आपका राशन जो है गुड क्वालिटी है और सर्टेनली गुड क्वालिटी रहेगा। और मोटा मोटा मैंने बता दिया है 25% सीरियल, 25% सीरियल बाई प्रोडक्ट मतलब ब्रांड, 25% लेग्यूम बाई प्रोडक्ट मतलब चुनी और 22% केक, 2% मिनरल मिक्सचर, 1% साल्ट। और बताइए। सर फील्ड प्रोजेनी टेस्टिंग क्या होता है? फील्ड प्रोजेनी टेस्टिंग, फील्ड में जो एनिमल है आपका उनके बच्चों का रिकॉर्ड लिया जाएगा। नॉर्मली क्या है, फील्ड में जो आपका पॉपुलेशन है, एनिमल है, प्रोजेनी टेस्टिंग तो प्रोजेनी टेस्टिंग है। फील्ड में जो रेटिंग वाले एनिमल है उनका प्रोजेनी का रिकॉर्ड लेंगे, एली करेंगे और उसके बाद में प्रोजेनी टेस्टिंग। प्रोजेनी और बच्चों का रिकॉर्ड एली करेंगे विद द पेरेंट्स और प्रोजेनी टेस्टिंग बेस्ड। तो फील्ड प्रोजेनी टेस्टिंग और स्टार एनिमल प्रोजेनी टेस्टिंग हो गई, दैट इज प्रोजेनी टेस्टिंग। आपको मदर का प्रोडक्शन कितना है मान लिया, बहुत अच्छा है, और बच्चा पैदा होने के बाद क्या प्रोडक्शन होगा बच्चे का, अगर उसका ही प्रोडक्शन बहुत अच्छा है तो प्रोजेनी टेस्टिंग इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ सिलेक्शन। फील्ड प्रोजेनी टेस्टिंग वही हो गया कि आप पहले आपने लैब में काम कर लिया, उसके बाद आपने फील्ड में काम कर लिया। तो आपने 4 एनिमल में टेस्टिंग कर लिया, 10 एनिमल में टेस्टिंग कर लिया एल फार्म के अंदर। उनको फील्ड कंडीशन में जब एनिमल को आप रेज करेंगे, उनके पॉपुलेशन की टेस्टिंग करेंगे, उनके प्रोजेनी की टेस्टिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फील्ड प्रोजेनी टेस्टिंग। क्योंकि दोनों कंडीशन अलग हो जाए। आप जब सेट में फीडिंग करेंगे, सेट में मैनेजमेंट करेंगे, वो मैनेजमेंट थोड़ा बेहतर रहेगा। जब फील्ड कंडीशन में आएगी तो फील्ड कंडीशन में थोड़ा अंतर हो जाएगा और पैरामीटर वही रहेंगे, दैट इज रिक्वायर्ड ऑफ द प्रोजेक्ट। आप पैदा होने के बाद अगर फीमेल काम
डॉक्टर लार्ज एनिमल का एक फॉर्मुलेशन और बता देंगे क्या एक बार? हाँ, लार्ज एनिमल का फीड फॉर्मुलेशन उदाहरण के लिए आपका गाय का बॉडी वेट 400 केजी एग्जाम्पल हम देते हैं हर जगह। एचएफ जर्सी मान लीजिए 400 केजी 300 केजी कुछ भी मान लीजिए आप, तो पहली बात तो बॉडी वेट आपको आना चाहिए अगर साइंटिफिक फीडिंग करना है। बाकी रफली हम आपका जो मेथड बता देंगे, बॉडी वेट के बेसिस में आपको रिक्वायरमेंट आना चाहिए। सीधा सीधा है, एनिमल रिक्वायरमेंट has to be satisfied by feeding. That is balance cost. अब थंब रूल आप याद रखिए, क्योंकि बाकी फॉर्मुलेशन करना इतना इजी नहीं रहेगा। थंब रूल में मैंने कल बताया था किसी एनिमल के कौन कौन सा फीड अवेलेबल है। अगर व्हीट एक्स्ट्रा अवेलेबल है इसको लिखते जाइएगा। अगर व्हीट एक्स्ट्रा अवेलेबल है केवल, तो मेंटेनेंस के लिए मिनिमम 1 kg कंसंट्रेट देना पड़ेगा और कंसंट्रेट शुड है 16% DCP एंड 70% TDM। ये नॉर्मल डाइट बनती है, 16% DCP और 70% TDM। अगर इसको आप 1 किलो खिलाएंगे एनिमल को तो उसका मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट आता है, अगर व्हीट एक्स्ट्रा की जगह में ग्रीन मेज खिलाने के लिए पर्याप्त है, ये आप एक्सट्रीम डाटा लिख लीजिए, याद कीजिए, फिर हम चर्चा कर लेंगे। अगर ग्रीन मेज पर्याप्त क्वांटिटी में खिलाने के लिए अवेलेबल है आपके पास, ठीक है ना, ग्रीन मेज, तो मान के चलिए अप टू 4 kg मिल्क प्रोडक्शन आपको कंसंट्रेट देने की आवश्यकता नहीं है। आपने 1 kg कंसंट्रेट दिया मेंटेनेंस के लिए, अब आपको अगर खिलाने के लिए ग्रीन मेज पर्याप्त है तो आपको मेंटेनेंस के लिए कंसंट्रेट खिलाने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा 4 kg मिल्क प्रोडक्शन तक के लिए ये 3 एक्सट्रीम कंडीशन है। अगर व्हीट एक्स्ट्रा है तो आपको मेंटेनेंस के लिए दाना देना पड़ेगा कंसंट्रेट मिक्सचर मिनिमम 1 kg और एवरी 2.5 kg to 3 kg के लिए 1 kg कंसंट्रेट मिक्सचर अलग से देना पड़ेगा। नॉन नेगेटिव सल्फेट अगर अवेलेबल है 4 kg प्रोडक्शन के अलावा जितना प्रोडक्शन है, और एवरी 2.5 kg 1 kg कंसंट्रेट मिक्सचर अलग से खिलाना पड़ेगा। मतलब अगर हमारी गाय को ग्रीन में पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है खिलाने के लिए, तो 4 किलो तक दूध के लिए मेंटेनेंस के लिए कोई भी कंसंट्रेट मिक्सचर को नहीं देगा। और अगर दूध का उत्पादन 4 किलो से ऊपर है तो प्रत्येक 2.5 किलो के लिए 1 किलो कंसंट्रेट देना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर मशीन अच्छी मात्रा में अवेलेबल है तो 8 किलो दूध को ऊपर केवल कंसंट्रेट मिक्सचर देना पड़ेगा और फॉर्मूला वही रहेगा, 2.5 kg 1 kg कंसंट्रेट। नेक्स्ट और नमस्ते सर। बताइए। हाँ डॉक्टर सचिन पूछिए। फिर से रिपीट कर देते आवाज नहीं आ रही है। सर, थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दीजिए, प्रणाम सर, चरण स्पर्श। सचिन, डॉक्टर सचिन सिंह बघेल। डॉक्टर सचिन, जी सर। आवाज तुम्हारी
आवाज क्या? सर का मुझे लगता है नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। सर आप सचिन को सुन पा रहे हैं सर? हाँ बोलिए जी। हाँ, ये डॉक्टर सचिन सर क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं सर। ये डिसकंटिन्यू हो गया क्या आपका? जी, जी। सचिन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। जी सर, अब आ रही है। हाँ अब आ रही, बताओ। जी चरण प्रणाम सर। खुश रहो बताओ। सर ये मैच के बारे में थोड़ा सा फिर से जानना चाह रहा था कि एटलीट खिलाने पर 4 kg मिल्क प्रोडक्शन के बाद कंसंट्रेट नहीं लगेगा या उसके पहले? किसको? मैच? जी सर। मैच ग्रीन की मैच ग्रीन? मैच ग्रीन। हाँ ग्रीन में आप 3 किलो 4 किलो दूध पर्याप्त रहेगा विदाउट कंसंट्रेट फीडिंग। जी सर, यही सब ठीक ठीक सर। ऐसे ही बरसीम के बारे बरसीम का यही कॉन्सेप्ट है सर। देखिए बरसीम इज एक्सीलेंट क्वालिटी फॉडर, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोटीन कंटेंट इज वेरी हाई। और ग्रीन बरसीम एटलीट नहीं खिलाना। ग्रीन बरसीम एटलीट खिलाएंगे ब्लॉट के चांसेस अधिक रहेंगे। इसीलिए ग्रीन बरसीम की विल्टिंग करना है। विल्टिंग करने के अलावा अगर हे अवेलेबल है तो हे और ग्रीन बरसीम प्लस उसमें 20% 25% व्हिच एक्स्ट्रा मिलाइए, दैट विल बी एक्सीलेंट। ये तो मैंने केवल थ्योरेटिकल बता दिया था कि अगर बरसीम इज अवेलेबल एट लिप 8 kg तक प्रोडक्शन के लिए कोई भी कंसंट्रेट मिक्सचर खिलाने की आवश्यकता नहीं। नमस्कार सर, मेरा नाम अजय कुमार राजौरिया है। नेक्स्ट और कोई किसी का क्वेश्चन? रिप्लेस कर सकते। हाँ हेलो। हाँ, और कोई क्वेश्चन? जी सर 1 kg बरसीम को रिप्लेस करना है अगर 1 kg बरसीम? नहीं, 1 kg कंसंट्रेट को रिप्लेस करने के लिए कितने kg बरसीम लगेगा सर ग्रीन में? अच्छा 2 kg बरसीम पर्याप्त। 1 kg का कंसंट्रेट रिप्लेस हो जाएगा सर उससे? हाँ, एक kg कंसंट्रेट की जो प्रोटीन है 16% प्रोटीन है और 1 kg ग्रीन बरसीम में आपको प्रोटीन मिलेगी करीब 4% 5% ग्रीन में मिल जाएगी। ठीक है ना? तो 1 kg कंसंट्रेट रिप्लेस करने के लिए करीब 4 kg ग्रीन बरसीम चाहिए। और ग्रीन मेज कितना लगेगा सर? ग्रीन में कम से कम 6 kg। एक्चुअली क्या है, ग्रीन बरसीम से प्रोटीन तो अधिक मिल जाती है पर एनर्जी कम
हेलो। हाँ बताइए। हाँ, और किसी का क्वेश्चन कोई सर से सभी क्वेश्चन? लोग थक गए। सर हॉर्स की फीडिंग पूछ सकते हैं क्या? जी। क्या? सर हॉर्स की फीडिंग, सर घोड़े की फीडिंग सर पूछ सकते हैं क्या? अच्छा, हॉर्स की फीडिंग। रबत क्या होता है? कौन चीज रबत है? रबत का नाम कहीं सुना है? हॉर्स फीडिंग, हाँ, हॉर्स के बारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हॉर्स में मैक्सिमम डेथ क्यों होती है नॉर्मली? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हॉर्स में क्या होती है? कोलिक। कोलिक मोस्ट कॉमन होता है। कोलिक का कारण क्या है? कोलिक का जो मेन कारण है, गैस एलिमिनेट नहीं हो पाती, ठीक है ना? उसकी गैस तो केवल निकलेगी जीआई ट्रैक्ट से नीचे, ऊपर तो निकल नहीं पाती है ब्लॉकेज के कारण। तो जहां कंसंट्रेट फीडिंग अधिक हुई, इसलिए आपने रबत को जो नाम बताया है, इट इज कंटेनिंग 30% सीरियल, 30% से अधिक ब्रान मिलाते हैं उसमें, चना मिलाते हैं। और कारण क्या है? टू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ क्रूड फाइबर। जहां भी आप हॉर्स में इवैक्यूएशन ऑफ फीसिस विल बी प्रॉपर। और अगर कंसंट्रेट फीडिंग अधिक कर दिया तो जाके इंपैक्ट बिल्कुल एक प्रकार से सॉलिड मास बन जाता है और गैस रिमूवल बिकम्स डिफिकल्ट। जब गैस नहीं निकल पाएगी नीचे से तो कोलिक होता है, और अगर कोलिक करेक्ट नहीं किया गया तो हॉर्स की डेथ हो जाती है। तो कोलिक इज ए ग्रेट प्रॉब्लम। और कोलिक क्या होती है? आपने इमीडिएट ठंडा पानी पिला दिया, इमीडिएट चेंज इन द डाइट, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे फर्क पड़ता है। तो नॉर्मली हॉर्स की फीडिंग के लिए बेस्ट है गुड क्वालिटी है, गुड क्वालिटी स्ट्रा, और इसके अलावा कंसंट्रेट मिक्सचर। नॉर्मली 50-50 ध्यान रखिएगा हॉर्स की फीडिंग के लिए, 50% कंसंट्रेट, 50% रफेज, इतने में काम चल जाएगा। कंसंट्रेट में मेजरली चना रहता है सर, है कंसंट्रेट में। हाँ, कंसंट्रेट देखिए साइंटिफिकली कंसंट्रेट है। अब कंसंट्रेट कैसे बनाना है, जो आप वहाँ चना बोल रहे हैं, यहाँ भी चना मिक्स कर सकते हैं। बार्ले ले लीजिए, मेज की क्वांटिटी कम रखिए, यहाँ पे व्हीट ब्रांड की क्वांटिटी अधिक रखिए। और गांव की जो हाउस का ओनर काम कर रहा है, मिनरल मिक्सचर की क्वांटिटी नहीं देते, नमक थोड़ा बहुत खिला देंगे। तो साइंटिफिकली भी नो मिनरल मिक्सचर है वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वो हमको साइंटिफिकली जब देना है तो कंसंट्रेट मिक्सचर बनाइए, दैट इज गुड। बनाने के लिए ध्यान रखिए फाइबर कंटेंट शुड बी वेरी हाई, इसलिए व्हीट ब्रांड नॉर्मली अधिक क्वांटिटी में डालते हैं। बार्ले वेरी गुड फॉर दी, और वेरी गुड फॉर दी हॉर्स फीडिंग। हाँ, आप लोग भैया क्वेश्चन लिख के आया करिए, और प्लीज दिन भर एक्सरसाइज कीजिए, जिससे अगली बार से अपन क्वेश्चन आंसर ही करें। हाँ, पोस्टमार्टम एंटीमार्टम, पोस्टमार्टम शाम को क्यों नहीं करते? ऑफिशियली बैन है। पोस्टमार्टम करने के लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी? पोस्टमार्टम एंटीमार्टम क्या होते हैं, पहली बात तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और दूसरी बात, पोस्टमार्टम में इंपॉर्टेंट लीजन से याद रखिए, सो कॉल्ड पैथोग्नोमोनिक लीजन। व्हाट इज पैथोग्नोमोनिक लीजन? एनीवन? पैथोग्नोमोनिक लीजन, PATHOG, पैथोग्नोमोनिक, NOMANIC। पैथोग्नोमोनिक लीजन मीन्स, में जो रीजन दिखाई देता है, पैथोग्नोमोनिक लीजन मीन्स लीजन इज 100% confirmatory diagnosis. For example, negative audit in case of rabies, that is pathognomonic lesion. Zebra marking in case of jaundice disease, that is pathognomonic lesion. This is
किसी स्पेसिफिक डिसीज को ले लिया है कि आपने एंथ्रेक्स का केस है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे। एक एनिमल मर गया है एंथ्रेक्स के कारण, उसका पोस्टमार्टम कैसे करेंगे आप? तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन के पोस्टमार्टम करना शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि एंथ्रेक्स में केस में नॉर्मली पोस्टमार्टम इज रेस्ट्रिक्टेड। पोस्टमार्टम करेंगे, दैट विल बी ए ग्रेट कंटेमिनेशन ऑफ एंथ्रेक्स एंड देन स्पोर जो फैलेंगे पूरी एरिया में, तो दे विल बी ए कैरियर ऑफ डिसीजेज। इसलिए थोड़ा ये सब जनरल पॉइंट रहेगा। भदौरिया जी सर। सर कल से आप दिन में बैठाइए, 2-4 घंटा पर इस चर्चा करते रहेंगे, जी। तो थोड़ा बहुत इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। कल सर प्रेग्नेंट बुफेलो को लास्ट ट्राइमेस्टर में वैक्सीन देना चाहिए या नहीं? लास्ट ट्राइमेस्टर देखो ऐसा है, न देने का कोई फंडा कहीं नहीं लिखा है, न कहीं है। फंडामेंटल केवल ये बोल रहा है आप क्योंकि सर वैक्सीन एस्ट्रोजेनिक प्लांट है। अरे सुन भैया यार, आप कितनी क्वांटिटी में खिला रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। एस्ट्रोजेनिक प्लांट तो है, पर कितनी क्वांटिटी आप खिलाने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट। फीडिंग में हर बार ध्यान रखिएगा, कभी भी एब्रप्ट चेंज नहीं करना है। कोई चीज खिलाना है, ग्रेजुअल इनटेक बढ़ाना है। और एस्ट्रोजेनिक जरूर है, पर एबॉर्शन नहीं होता है, ये क्लियर कट ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? वैक्सीन इज रिकमेंडेड, खिलाना है अपन। सर डिजाइनर एक के बारे में बता दीजिए सर। डिजाइनर एक जी सर, हमारी यूनिवर्सिटी का जो अचीवमेंट है सर। हाँ, यूनिवर्सिटी के अचीवमेंट तो हमारे टाइम पे काफी काम शुरू करवाया था। डिजाइनर एग मीन्स नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एग हैज बीन चेंज्ड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एग फॉर द बेटर ह्यूमन हेल्थ। जो नॉर्मल डिजाइन एग की थी, वो डिजाइन चेंज कर दी गई है। मतलब जो नॉर्मल एग कंपोजिशन है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दी गई है। फॉर एग्जांपल, क्रोमियम कंटेंट हैज बीन इंक्रीज्ड। अगर आप पोल्ट्री के डाइट में क्रोमियम कंटेंट अधिक करेंगे, तो सर्टेनली क्रोमियम की क्वांटिटी एग में अधिक रहेगी, और वो अंडा जब आप खाएंगे तो क्रोमियम इज एंटी डायबिटिक, डायबिटीज होने में कंट्रोल करता है। एक ये हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं। प्यूफा, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, आजकल जबलपुर में कई जगह अंडा बिक रहा होगा, एक रिच विथ प्यूफा। तो अगर आप तुलसी, अगर आप उसको अलसी खिलाएंगे, तो निश्चित ही एग में प्यूफा कंटेंट विल इंक्रीज। लहसुन खिलाएंगे, तो इस प्रकार उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी चेंजेज, केमिकल कंपोजिशन चेंजेज बाय एडिंग सप्लीमेंट इन द फीड। उसको बोल देते हैं डिजाइनर एग। क्वालिटी हैज बीन इंप्रूव्ड, क्वालिटी हैज बीन चेंज्ड। चलिए आज की सेलेनियम आपने डाल दिया है अगर पोल्ट्री के डाइट में। सेलेनियम इज वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, तो सेलेनियम डालेंगे। अगर अधिक क्वांटिटी में डाइट में है, तो अंडे में भी इसका कंटेंट बढ़ जाएगा। एंड सेलेनियम इज वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। ये डिजाइनर है। हाँ भदौरिया जी सर। 40 हो गया। हाँ सर, वही मैं कह रहा था कि कल का टाइमिंग क्या रखें सर? आप बता रहे थे दिन का सर। आप जो कहिए, हम 1-2 दिन लेक्चर ले रहे हैं, हम जितना टाइम कहेंगे, बच्चे अपने हैं, कोई दिक्कत नहीं। 12 बजे से रख लें सर? 12 बजे से बच्चों के ऊपर है, इनकी उपस्थित जो है जी। अभी फॉर्चुनेटली 29-30 हो रही है, 25-26 की अभी 25 है सर। हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं। जो ये लोग रेडी हो गए, 2-3 लेक्चर लेना है, 2 लेक्चर लेना है, जी जी। टाइम इज नॉट ए प्रॉब्लम। ओके। तो नॉर्मल क्वेरी ऐसी चर्चा होगी तो ये काफी कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। जी सर। सर जी ठीक है, आज नमस्ते किया जाए। जी। आज अभी यानी कि आप लोगों की एमपी जीके की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। ऐप पर आप लोग ऐड हो जाइएगा।
जस्ट ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, ओके, गुड नाइट, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। ओके। सर थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट।